मुझे अपने बेटे की नोटबुक मिली और मुझे लगता है कि मैं और मेरी वाइफ सेफ नहीं है। सो हे बडीज, आई होप आप मेरी स्टोरी सुनने के लिए बेताब होंगे। तो आज की स्टोरी एक 12 साल के बच्चे की है जो उसके फादर ने मुझे भेजी है। तो हम उनकी स्टोरी जो है उन्हीं के अंदाज में मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा बेटा अभी कुछ ही टाइम पहले 14 साल का हुआ था। पहले वो एक बहुत ही खुश रहने वाला बच्चा था। बाहर जाकर खेलना, वीडियो गेम्स खेलना, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, बिल्कुल एक नॉर्मल प्री टीन की तरह। मुझे लगता है जब वो 12 या 13 साल का था तब चीज़ें बदलना शुरू हुई। उसने बाहर जाना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपने रूम के अंदर ही स्पेंड करने लग गया। शायद वो वीडियो गेम्स खेलता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका रूम हमेशा अंदर से लॉक रहता था। उसने सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनने शुरू कर दिए। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हें अपनी पुरानी सुपर हीरोज़ वाली टी शर्ट्स अब क्यों पसंद नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा और बस इतना बोला, सुपर हीरोज़ बकवास होते हैं। और फिर मेरे मुंह पर ही रूम का डोर बंद कर दिया। सच कहूँ, उस पल मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था। मैंने अपनी वाइफ से इस बारे में बात भी की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहती है। बॉयज़ विल बी बॉयज़, उसने बस इतना कहा कि सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी बड़ा होना ही पड़ता है। उसकी बात सुनकर मुझे और भी बुरा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पहले ही सब समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। मैंने वार्निंग साइंस देख लिए थे। उसके अंदर की तरफ का अजीब सा अट्रैक्शन, उसके रूम की लाइट जो कभी ऑन ही नहीं होती थी, उसका रूम हमेशा गंदा रहता था। हर जगह खाली एनर्जी ड्रिंक्स की कैंस, स्नैक रैपर्स और अजीब सी बदबू। मैं खुद को समझाता रहा कि शायद ये बस एक फेस है, लेकिन उसके रूम में रोज जो लाउड ब्लैक मेटल म्यूजिक बजता था, इतना गुस्सा और इतनी नफरत से भरा हुआ, कभी कभी लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं जितना इग्नोर करने की कोशिश करता, उतना ही वो हमारी पीस खराब करता। मैं चाहता था कि उसे प्यार से हैंडल करूं। मैं उसे अक्सर पूछता, चलो पार्क में वॉक करने चलते हैं, मूवी देखने चले क्या, या बैकयार्ड में कैच ही खेल लेते हैं। लेकिन हर बार उसका जवाब सिर्फ एक ही होता, नो। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे नफरत करता हो, हम दोनों से। डिनर टेबल पर सब कुछ ऑकवर्ड हो चुका था। लगभग पूरी खामोशी रहती थी। हम उससे स्कूल के बारे में पूछते, लेकिन वो हर सवाल से बचने की कोशिश करता। फिर रिपोर्ट कार्ड्स आए तो हमें पता चला कि वो लगभग हर सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। उसके बाद घर में रोज़ आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। मुझे लगता था कि अगर वो फेल हुआ है तो कहीं ना कहीं हम भी फेल हुए हैं, और शायद यही गिल्ट हमारे घर की टेंशन का सबसे बड़ा रीज़न बन गया। हम और स्ट्रिक्ट हो गए, उसके सोने का टाइम फिक्स कर दिया, रूल्स बना दिए। सब तक जब तक स्कूल का काम कंप्लीट नहीं होता तब तक वीडियो गेम्स नहीं, एनर्जी ड्रिंक्स भी, सब कुछ बंद। और रूम में पूरा दिन बंद रहना भी बंद। हमने डिसाइड किया, चाहे उसे पसंद आए या ना आए, उसे हमारे साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। हमें नहीं पता था कि उसके अंदर इतना बदलाव किस वजह से आ रहा था, लेकिन मैं बस खड़े होकर अपने बेटे को धीरे धीरे खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था। मैं बार बार उसके पुराने दिन याद करता, उसकी हंसी जो अब सुनने को ही नहीं मिलती थी। क्रिसमस की वो सुबह जब वो मुझे और मेरी वाइफ को सिर्फ प्यार और एक्साइटमेंट भरी नज़रों से देखता था, लेकिन जब हमने उस पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी शुरू की तो उस प्यार की जगह सिर्फ नफरत रह गई। मैं खुद को समझाता रहा, शायद हार्मोन्स चेंज होंगे या शायद नॉर्मल टीनेज फेज होगा, लेकिन उसकी नफरत नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। उसने हमें गालियाँ देनी शुरू कर दी। इतनी जोर से चिल्लाता था कि लगता था कि उसकी आवाज़ ही बैठ जाएगी। कई बार बात इतनी बढ़ गई थी कि हमारे बीच हाथापाई तक होने लग गई। मैं अपने ही घर में उसकी बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला था। उसे ग्राउंड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसे तो वैसे भी अकेला रहना पसंद था। उसके लिए वो पनिशमेंट नहीं, रिवॉर्ड था। इसलिए मैंने उसे यार्ड का काम करवाना शुरू कर दिया। घास काटना, झाड़ियाँ साफ करना, जो भी करना दिमाग में आता उसे करवाता।
मुझे लगता है कि बस वही वो दिन थे जब उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। बाहर से वो खुश दिखने की एक्टिंग करता, लेकिन उसकी बातों में सिर्फ नफ़रत होती। मैं वेट नहीं कर सकता कि तुम मर जाओ ताकि ये घर मेरा हो जाए। काश तुम समझ पाते कि मैं तुमसे कितनी नफ़रत करता हूँ। जिस दिन मैं 18 साल का हो जाऊँगा, उस दिन के बाद तुम दोनों मुझे कभी नहीं देख पाओगे। वो ये सब बिल्कुल ऐसे बोलता था जैसे ब्रेकफास्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो। अब मेरी वाइफ भी वही देखने लगी थी जो मैं इतने टाइम से देख रहा था। कभी-कभी हम उसे एक नोटबुक में कुछ लिखते हुए देखते हैं। जैसे ही उसे पता चलता है कि हम देख रहे हैं, वो या तो नोटबुक छुपा देता या इरिटेट होकर उसे अपने रूम में ले जाता। फिर एक रात मैं अचानक रात को करीब 2 बजे उठ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने रूम में इधर-उधर देखा, जैसे मेरी आँखें उस रूम को स्कैन कर रही हो। तब मैंने उसे देखा, मेरे बेटे को। वो हमारे बेड के सामने रूम के एक कोने में खड़ा था, बस हम ही देख रहा था और उस नोटबुक में कुछ लिख रहा था। पापा सो जाओ, वो हंसी दबाते हुए बोला। उसने मुझे पापा या डैडी आखिरी बार तब बुलाया था जब वो सिर्फ 5 या 6 साल का था। उस पर लगा जैसे मेरी चेस्ट पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया। मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा, जाकर सो जाओ। उसने गहरी सांस ली, जैसे मैंने उससे परेशान कर दिया। फिर पैर पटकता हुआ रूम से बाहर चला गया। उस रात के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, अगली सुबह सबसे पहला काम मैं उसके लिए काउंसलिंग का अपॉइंटमेंट बुक करूँगा। और मैंने वही किया। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद मैं उसके रूम में गया ताकि उसे बता सकूं, लेकिन रूम खाली था, वो वहाँ नहीं था। अंदर एक बासी सी स्मेल आ रही थी, गंदी सी। बेड की चादर पूरी तरह उलझी हुई थी, मैस हो रखा था। फ्लोर और साइड टेबल पर हर जगह कचरा पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी स्टडी टेबल बिल्कुल साफ थी, एकदम क्लीन। और उस टेबल के ऊपर सिर्फ एक चीज़ रखी थी, वही नोटबुक जिसमें वो इतने दिनों से कुछ लिख रहा था। मैंने बहुत कंट्रोल किया कि ना देखूं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे जानना ही था कि उसमें क्या लिखा है। मुझे पता था वो हमारे बारे में ही कुछ लिख रहा होगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उस नोटबुक में उसने हमें मारने का पूरा प्लान लिखा हुआ था। मैं लिख भी नहीं सकता, मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि उसने क्या क्या लिखा था। सब कुछ इतना खौफनाक, इतना डरावना, एक नाइटमेयर जैसा लग रहा था और इतना गंदा था कि मेरी हिम्मत ही टूट गई हर नया पैराग्राफ पढ़ते ही। मेरे दिल और तेज़ धड़कने लगता है, मेरी सांसें रुक सी गई थी, लेकिन मैं अभी नोटबुक पूरी पढ़ भी नहीं पाया था कि तभी बाहर बाथरूम का फ्लश चलने की मुझे आवाज़ आई। मैं वही जम गया शॉक में। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसके ब्लैक कॉम्बैट बूट्स की आवाज़ सुनी जो धीरे धीरे रूम की तरफ आ रहे थे। डोर धीरे से खुला और फिर मैंने वो हंसी सुनी जो मैंने सालों से नहीं सुनी थी, जो बचपन में हंसता था। लेकिन इस बार उस हंसी में मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी डरावनी खुशी थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसकी तरफ देख पाऊँ।
नोटबुक मेरे हाथों से छूट नहीं रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं उसे और ज़ोर से पकड़ता गया। तभी उसने धीरे से कहा, पापा, आपको नहीं लगता कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ?